स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। हमने लास्ट क्लास में देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और काफ़ी टाइम हो गया, लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी रेगुलर। तो अब हम आज स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये ऐसा सेंट्रल के लिए भी रहता है और स्टेट के लिए भी होता है, ठीक है। तो अब विधायिका में जो है हम लोग देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका में हम लोग सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, हाई कोर्ट देखेंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेंगे, है ना, जिला न्यायालय। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। इसी तरह सेम स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेट के लिए भी होता है, ठीक है। और स्टेट में भी ऐसी सुविधाएं होती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के लिए एक है, हाई कोर्ट हर राज्य में अलग अलग होते हैं, कुछ राज्यों के एक साथ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों के अलग अलग हाई कोर्ट हैं। अब उसके बाद आज हम लोग जो है कार्यपालिका देखेंगे, एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो विधायिका में हम लोग लॉ मेकिंग, विधायिका के यहाँ पर क्या होता है, लॉ मेकिंग होता है, ठीक है। कानून का बनाने का कार्य होता है, ठीक है। फिर उसको अप्रूवल यहाँ पे किया जाता है कार्यपालिका में, है ना। राष्ट्रपति संसद में आता है, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव आने के बाद, कोई भी लॉ मेकिंग का प्रस्ताव है वो संसद में आने के बाद दोनों सदनों से गुजरता है। उसके बाद फाइनल जो उसमें हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। उसके बाद वह एक कानून का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी कानून का अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है या कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसे दंड देने की जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका के द्वारा होती है। तो एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आज जो है कार्यपालिका को देखेंगे। कार्यपालिका के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अब इसे जो मैं रिमूव किए दे रहा हूं। कार्यपालिका में हम लोग आज राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज ये समझिए, जो संसद है हमारी, संसद, इसमें इसमें 3 प्रमुख सदस्य होते हैं। एक तो राष्ट्रपति, या ऐसे पहले लिखें तो पहले इसमें लोकसभा, लोअर सदन भी कहते हैं, है ना, निम्न सदन भी बोलते हैं। ये अस्थायी होता है, अस्थायी सदन होता है, ये कभी भी विघटित हो सकता है। दूसरा होता है राज्यसभा, है ना, इसको स्थायी सदन भी बोलते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। और फिर राष्ट्रपति, है ना, जो भारत का प्रथम नागरिक और एक राष्ट्रीय अखंडता के एक प्रतीक के रूप में होता है राष्ट्रपति, है ना। हालांकि यहाँ पे जो वास्तविक शक्तियां हैं, जो हमारे देश में वास्तविक शक्तियां हैं, वह प्रधानमंत्री को दी गई हैं। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। तो कोई भी कानून जो होता है, जब कोई कानून बनना होता है तो पहले वो या तो लोकसभा में आएगा या तो राज्यसभा में आएगा, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति उसमें अंतिम रूप से अनुमति देते हैं। उसके बाद कोई भी जो विधेयक है वो कानून बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और इस संविधान के भाग 5 में पूरी कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संघ की जो कार्यपालिका है
उसके बारे में बताया गया है। 52 से 78 78 अनुच्छेद तक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका के बारे में 52 से 78 तक में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में हम लोग आज राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति जो होता है वो एक प्रमुख के रूप में होता है, जो एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना, और किसी भी प्रकार के एक लाभ के पद पर ना हो। तो ये कुछ उसकी अहर्ताएं हैं, उनको ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग जो है उसके निर्वाचन के बारे में समझते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, जनता के द्वारा इसका चुनाव नहीं किया जाता। एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें निर्वाचन मंडल होता है जिसमें निम्न सदन होते हैं, निम्न सदस्य होते हैं। एक तो संसद के दोनों सदन होते हैं, इसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इनकी विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, निर्वाचन मंडल के में ये सदस्य होते हैं और इनके माध्यम से मतदान होता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, और इनमें शामिल कौन नहीं होते, ये भी चीज समझने लायक है। तो इसमें जो इसके निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते, तो सीधे से ऐसे समझिए जो मनोनीत सदस्य होते हैं, या राज्यसभा में हो गया, लोकसभा में हो गया मनोनीत सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं में जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी हो गया, उनके यहाँ के भी जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज इसको समझ लीजिएगा। यहाँ से कभी कभार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से लोग नहीं शामिल होते हैं। तो वहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ राज्यों में द्विसदन होते हैं। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में हमारे साथ 6 राज्यों में द्विसदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, और इस तरह कुल मिला के 6 या 7 राज्यों में विधान परिषद है। उड़ीसा राज्य की जो विधान परिषद की है उसकी मंजूरी चल रही थी, है ना, वो प्रस्ताव आया था, उसके बारे में अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो निर्वाचन प्रक्रिया में विधान परिषद जो है, हमारे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि विधान परिषद जो है, विधान परिषद निर्वाचन मंडल में नहीं रहेगा, है ना, किसी भी राज्य का विधान परिषद निर्वाचन मंडल में नहीं रहेगा। यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है। उसके बाद संविधान में जो राष्ट्रपति होता है ना, उसको सभी राज्यों में एक समान प्रतिनिधित्व होता है, और इसका ऐसा इसलिए क्योंकि उसके जो मतदान प्रक्रिया है उसमें निर्वाचन मंडल में सभी राज्यों का बराबर से सहयोग होता है, इसलिए उसका एक समान प्रतिनिधित्व रहता है सभी राज्यों में। और केंद्र और राज्यों के मध्य एक मध्यस्थता की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अब इस मध्यस्थता की स्थिति के लिए जो है प्रत्येक विधायक के मतों की संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है, इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है, ये चीज यहां से ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो अब जो विधायकों के मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। विधायकों के
मतों का मूल्य, सॉरी, एक विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जिस उस राज्य की जनसंख्या हो गई, उस राज्य की जनसंख्या हो गई, उस राज्य की जनसंख्या हो गई और वहां की विधानसभा जो है, वहां निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और 1000 का गुणनफल, मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे जो आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो राज्य की जनसंख्या है वह 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाएगी, है ना। यहाँ पर 1971 की जो जनगणना है उसके आधार पे राज्य की जनसंख्या ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से राज्य की हम मतलब एक विधायक के मतों का मूल्य हम निकाल सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है, तो जैसे 1971 में जो जनसंख्या थी, ठीक है, 4,16,54,119। ठीक है, ये जो 1971 की जनगणना के आधार पे हम बात कर रहे हैं, ये 1926 तक के राष्ट्रपति के चुनाव में ये मतलब बाध्य रहेगा, है ना। 1926 तक राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें यही जनगणना का उपयोग किया जाएगा। और जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 230 हैं, ठीक है, और 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको अगर पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 181 निकलता है। 181 एक विधायक के मत का मूल्य है। 181 जो है वो एक विधायक के मत का मूल्य है। ठीक है, इसी आधार पे हम सभी राज्यों का अगर मत का मूल्य निकालेंगे तो सभी राज्यों का मत का मूल्य इसी आधार पे निकाल लिया जाएगा। तो ये एक चीज ये ध्यान रखिएगा यहाँ से, है ना। इस तरह से अगर सभी राज्यों को हम लोग निकालते हैं तो कुछ समथिंग हमारे यहाँ, जैसे हमने एक विधायक के मत का मूल्य निकाला, है ना। अब जो हमारे यहाँ कितने 230 विधायक हैं, तो 230 विधायकों के मतों का मूल्य हो जाएगा 230 का इसमें इंटू कर देंगे, तो 230 का जब इसमें गुणा करने के पर ये आता है 41,630। ये जो है मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के मतों का मूल्य निकल आया। 41,630 जो है मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के मतों का मूल्य निकल आया। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है सभी राज्यों के मतों का मूल्य निकालना होगा, है ना। सभी जितने भी राज्य हैं भारत में, वर्तमान में 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों के मतों का मूल्य इसी आधार पे निकालना होगा। तो समथिंग 5,49,495 समथिंग होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य। ठीक है, यहाँ पर एक चीज इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह हम संसद के जो सदस्य होते हैं उनके भी मतों का मूल्य इसी आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। संसद सदस्य के मतों का मूल्य, संसद सदस्य के मतों का मूल्य, तो कुल निर्वाचित जो मतलब जितने भी विधायक हैं सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, है ना। संसद के कुल सदस्य जो हो गए, संसद के कुल सदस्य, इन दोनों के आधार पे हम जो है संसद सदस्य के एक सदस्य के मतों का मूल्य हम निर्धारित कर सकते हैं। तो सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य हमने अभी निकाला जो है, तो वो 5,49,495। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, इतना हो सकता है या इसके आसपास होगा। ठीक है, और संसद के कुल सदस्य अगर दोनों सदन के मिला दिए जाएं तो कुछ 776 समथिंग है। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे अगर, तो 708 आएगा।
और फिर ये एक संसद सदस्य के एक मत का मूल्य है, ठीक है। 708 जो है संसद सदस्य के एक मत का मूल्य है ना। अब सभी जितने 776 हैं सदस्य, तो 776 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 708 गुणे 776, तो इन दोनों का गुणा करने पे 5,49,408, तो ये निकल आया जितने भी 776 सदस्य हैं संसद के, है ना, उनके सदस्यों का मतों का मूल्य निकल आया, ठीक है। अब हमने राज्य के जो विधायकों के मतों का मूल्य निकाला था सभी राज्यों के, और तो वो आया था 5,49,495 प्लस 5,49,408, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख, ये दोनों मिला के जो है समथिंग 10,98,903 हो जाएगा। ये कुल है, ठीक है, जिसमें से करीब 51% जो मत हैं वो पाना अनिवार्य होता है जो इसके निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब जो हिस्सा ले रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, उनको करीब 51% वोट पाने अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कैलकुलेशन निकाल के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब इसकी जो प्रक्रिया कैसे होती है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। तो निर्वाचन प्रक्रिया, इसमें यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो सांसद होते हैं उनको ग्रीन कलर की एक चिट मिलती है, पर्ची मिलती है, और जो विधायक होते हैं उन्हें पिंक कलर की मिलती है, ठीक है। तो मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, A, B और C, 3 उम्मीदवार हैं। तो 3 उम्मीदवार को जो ये पर्चियां होती हैं, एक होती है ग्रीन कलर, एक होती है पिंक। तो इसमें जो अपनी पसंद के अनुसार उसको वरीयता दी जाती है ना, उनको क्रम दिया जाता है कि हमें कौन पसंद है, किस आधार पे हमें पसंद है। तो मान लीजिए 1, 2, 3 करके उनको वरीयता दी जाती है। मान लीजिए हमारी जैसे हम बी को, हमारी दूसरी पसंद है बी, है ना, जो बी कैंडिडेट है, जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है, वो हमारी दूसरी पसंद है, ए हमारी पहली पसंद है और सी हमारी तीसरी पसंद है, ठीक है। तो इस आधार पे जैसे अब इसको मान लीजिए इस वरीयता के आधार पे इसको कितने % वोट मिले, मान लीजिए इसको 40% वोट मिले, ठीक है, इसको 35% और ये 25%। तो अब जो कम होगा वो इस रेस से बाहर हो जाएगा, तो सी जो है रेस से बाहर हो जाएगा और इन दोनों में जो है ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसके जो वोट हैं, सी वाले जो वोट हैं 25% जो इनको वोट मिले, ये इन दोनों में बांट दिए जाएंगे, मतलब ए में भी चले जाएंगे वो वोट और बी में भी वो वोट चले जाएंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों में जो 51% वोट आगे, मतलब 51% जिसके वोट हो जाएंगे वही राष्ट्रपति पद का विजेता घोषित हो जाएगा। तो ये कुछ इसकी प्रक्रिया थी, निर्वाचन की प्रक्रिया थी, है ना। इसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इसकी थोड़ी आलोचना भी हुई। आलोचना इसलिए हुई कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रमुख है और भारत का प्रथम नागरिक है, तो उसका जो चुनाव है वह जनता द्वारा होना चाहिए, है ना। तो संविधान निर्माताओं ने इसके पीछे तर्क दिया कि जो राष्ट्रपति है वास्तव में उसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं है, वह एक नाम मात्र का कार्यकारी शक्ति, मतलब एक नाम मात्र का प्रमुख है वो, ठीक है। अगर हम उसका वास्तविक चुनाव करते हैं, मतलब जनता द्वारा उसका चुनाव होता है और फिर उसे वास्तविक शक्तियां नहीं दी जाती, तो ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था टाइप की होगी, इसलिए ये ऐसा संविधान निर्माताओं का बोलना था। दूसरा यहाँ पर आलोचना का जो विषय था, आलोचना का दूसरा विषय था कि इसको संसद तक ही सीमित करना चाहिए, मतलब संसद के दोनों सदन तक ही होना चाहिए, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी संविधान निर्माताओं ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सिर्फ जो राष्ट्रपति है वह, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा संसद होता है उसमें एक दल ही प्रमुख होता है, एक दल का ही एकाधिकार होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसके अगर ऐसा होगा तो फिर वो अपने ही पसंद का कैंडिडेट चुनेंगे और इससे क्या है, राज्यों में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर संविधान निर्माताओं ने इसलिए बताया कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यों का भी निर्वाचन प्रक्रिया में होना बहुत ही अनिवार्य है।
है ना। तो यहाँ पर एक ये भी इसके जो आलोचना का एक विषय बना था। और इसका जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है। तो जो तरीका होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत पद्धति के माध्यम से होता है। अब इसकी जो अहर्ताएं हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हालांकि अहर्ताएं मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन उसको एक बार फिर से मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अहर्ताएं, अहर्ताएं मीन्स योग्यताएं क्या हैं, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में बात अब हम करते हैं। तो जो वो राष्ट्रपति का कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए ना। दूसरा जो है वो 35 वर्ष की उम्र पार कर लिया हो या 35 वर्ष की उम्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज ध्यान रखिएगा। और तीसरा वो एक लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, है ना, वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। और जो उम्मीदवार हैं उसके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना, उसके 50 प्रस्तावक और 50 जो है उसके अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। और उसको एक रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। अगर कुल वोट का 1/6 हिस्सा अगर वो नहीं प्राप्त कर पाता तो ये जो जमानत राशि होती है ये जब्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, है ना, 15,000 रुपए जो जमानत राशि होती है ये जब्त हो जाती है। तो ये कुछ अहर्ताएं थी राष्ट्रपति के। ये ऐसा 1997 से होना स्टार्ट हुआ है। इससे पहले ये जमानत राशि कम थी और इसलिए इस जमानत राशि को बढ़ाया गया, जिससे कि मतलब जो योग्य व्यक्ति है वही इस राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे आए। और है ना, इसलिए इस जमानत राशि को बढ़ाया गया और 50 प्रस्तावक और अनुमोदक की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया गया। तो अब इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति पद की सेवा शर्तें भी समझ लेते हैं थोड़ा। सेवा शर्तें, तो वह किसी भी मतलब लाभ के पद पे ना हो, ठीक है, पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा वो अगर संसद के किसी भी सदन में वो सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वो है भी तो उसको जिस दिन से वो मतलब राष्ट्रपति का पद को ज्वाइन कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति पद पर जिस दिन आ रहा है उस दिन से पहले उसको वहां से त्यागपत्र देना होगा। राज्य के विधायिका के रूप में भी किसी प्रकार के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये पहली सेवा शर्तें है ना, शर्तें हैं, ठीक है। और उसे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए किसी भी प्राधिकरण के तहत। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया उसे एक आधिकारिक तौर पे एक निवास प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब जो आधिकारिक निवास उसको प्राप्त होगा बिना किसी सेवा शुल्क के। आधिकारिक तौर पे आधिकारिक तौर पे उसको एक निवास प्राप्त होगा जिसमें कोई भी सेवा शुल्क नहीं ली जाएगी। एक तो ये चीज हो गई यहाँ पे। तीसरी चीज जो है उसके जो सेवा शर्तें हैं उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी उसकी पदावधि के दौरान। और जो उसकी सेवा शर्तें हैं और भत्ते वगैरह हैं वो सब कुछ निर्धारित जो है वो संसद करेगी, है ना। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा निर्धारित होगा उसका सेवा शर्तें और जो भत्ते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना। और इस समय राष्ट्रपति की समथिंग 5 लाख के आसपास उसकी जो पेमेंट है, 5 लाख रुपए मंथली है उसकी जो पेमेंट है। अब उसकी जो पदावधि है उसको हम लोग समझते हैं। पदावधि तो बेसिकली राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है जिस दिन से वो पद ग्रहण करता है ना, उससे पहले पदावधि के पहले हम लोग एक चीज मिस कर रहे हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना, शपथ।
ये चीज यहाँ पे हम मिस कर रहे थे। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वह मुख्य जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं ना, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसको शपथ दिलाते हैं। अगर ये अनुपस्थिति है तो जो भी वहाँ पे मतलब वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है वह जो है शपथ इनको दिलाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है जो CJI हैं वो दिलाते हैं। ठीक है, तो जो शपथ हैं वो इसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दिलाते हैं। तो आप लोग अब कमेंट पे बताइए वर्तमान में इस समय कितने न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है उनके नाम कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताइए। तो शपथ में ये हो गया। इसके बाद पदावधि जो है, तो पदावधि जो होती है बेसिकली जो राष्ट्रपति जिस दिन से पद ग्रहण करता है उसके 5 वर्ष तक, है ना, मतलब जिस दिन उसने पद को ग्रहण किया, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अगर किसी भी कारण बस वो चुनाव नहीं हो पाता या कोई भी संकट है देश में, कोई ऐसी स्थिति है जिसके कारण चुनाव अगर नहीं होता, तो इस 5 वर्ष के बाद भी वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, है ना, इसके बीच में भी वह अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तो अपना जो त्याग पत्र है वो जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा, है ना, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, शपथ कौन दिलाता है, शपथ उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, और उस जो अपना वो त्याग पत्र है वह उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज इसको ध्यान रखिएगा। और इसके इन दोनों मतलब इन दोनों स्थितियों के अलावा अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है या उसका कुछ ऐसा चरित्र है जो सही नहीं है, आचरण उसका सही नहीं है, तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भी उसको पद से निष्कासित किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर पदावधि में आप लोग ये समझिए 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है, उसके बीच में भी वह त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र वह उपराष्ट्रपति को देगा, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इसके बाद हम लोग महाभियोग प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है, तो इस अनुच्छेद को ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये सीधे ऐसे पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो आर्टिकल 61 में इसके बारे में बताया गया है। महाभियोग प्रक्रिया तब आती है जब या तो वो राष्ट्रपति जो है वो अपना जो संविधान का उल्लंघन करता है ना, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जिसके मतलब जो सही तरीके से वो नहीं कर रहा है, तब उसको महाभियोग प्रक्रिया आती है। तो महाभियोग प्रक्रिया जो है सदन के मतलब संसद के किसी भी सदन से आ सकती है, राज्यसभा से भी आ सकती है, लोकसभा से भी आ सकती है। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, महाभियोग प्रक्रिया कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि वो लोकसभा से ही आएगी, राज्यसभा से भी आ सकती है और लोकसभा से भी आ सकती है ना। और वहां पर जिस भी सदन से आती है उस सदन के 1/4 सदस्य, है ना, उस जो प्रस्ताव है, वो जो मतलब आरोप आया है उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कोई भी सदन हो, है ना, जिस सदन से ये प्रस्ताव उठा है उस सदन के सदस्यों के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव में होने चाहिए। उसके और फिर उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को। इस प्रस्ताव के द्वारा 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कितने दिन का नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन का नोटिस उसको दिया जाता है। फिर उसके बाद सदन में उसको पारित करने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत के माध्यम से उसको
प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है ना, उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत के माध्यम से पारित कर लिया जाता है। पारित होने के बाद ये जो प्रस्ताव है अगले सदन में चला जाता है, जिस सदन से मतलब प्रस्ताव उठा, फिर उसके बाद दूसरे सदन में, अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा के बाद राज्यसभा में, अगर राज्यसभा में आया तो राज्यसभा के बाद लोकसभा में। ठीक है, प्रस्ताव अगले सदन में जाने के बाद दूसरा जो सदन है उसके बारे में जांच करता है, जांच करने, और वहां पर राष्ट्रपति भी अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है ना, अपने मत रख सकता है। तो वहां पर राष्ट्रपति को भी ये शक्ति दी गई है कि वो अपना मत रख सकता है, और दूसरा सदन इस विषय में जांच करेगा। अगर जांच में वह राष्ट्रपति को दोषी पाता है या राष्ट्रपति दोषी करार दिया जाता है तो राष्ट्रपति को जिस दिन, और फिर दूसरा सदन भी, है ना, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो वह प्रस्ताव जिस दिन से पारित हुआ उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद से हट जाना होता है ना, मतलब उस अपना पद को त्याग देना होता है। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ना, महाभियोग प्रक्रिया जो है एक प्रकार की अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने मनोनीत सदस्य की बात किया था, चाहे राज्य के हों चाहे या तो फिर संसद के हों, है ना, मनोनीत सदस्य ये सभी जो है इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, और जो हमने विधानसभा देखा था, विधानसभा जो है ये इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी, ये सिर्फ संसद तक ही सीमित है। और दिल्ली और पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ के भी जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य भाग लेंगे और विधानसभा, विधान परिषद भी नहीं लेगी। विधान परिषद तो चुनाव में भी नहीं थी, इसमें भी नहीं रहेगी। विधान परिषद, जिस राज्यों में विधान परिषद है वो ना तो चुनाव में ली थी भाग और ना ही महाभियोग प्रक्रिया में रहेगी, लेकिन मनोनीत सदस्य रहेंगे। यहाँ पर एक ये चीज को ध्यान रखिएगा इसको। तो ये महाभियोग प्रक्रिया थी, है ना। अभी तक हमारे जो देश में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ ये प्रक्रिया नहीं चली है और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। तो यहाँ पर एक अभी हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया के बाद पद की रिक्तता के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पद कब कब रिक्त हो सकता है। पद की रिक्तता, तो पद कार्यकाल का पूर्ण होना, है ना, कार्यकाल का पूरा होना, या तो त्याग पत्र दे देना, त्याग पत्र देना। तीसरा इसका जो है, या महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से किसी को पद से निष्कासित करना। महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से किसी को पद से निष्कासित करना। मृत्यु हो जाना, मतलब कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना, या अस्वस्थ होना, या किसी भी कारणवश जो है अपने पद पर ना होना, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो कार्यकाल पूरा होना हो जाता है अगर, तो उस कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही चुनाव कराना अनिवार्य होता है ना। उसका जो उत्तराधिकारी है उसे चुनना अनिवार्य होता है कार्यकाल के पूर्ण होने का। कार्यकाल हमने देखा था 5 वर्षों का कार्यकाल होता है ना। त्याग पत्र देना, त्याग पत्र अगर किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने पद से त्याग पत्र देता है तो अपना त्याग पत्र किससे देगा, ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। हमने पहले भी इसके बारे में बात की, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, है ना। महाभियोग प्रक्रिया के बारे में हमने बात किया। महाभियोग प्रक्रिया अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है ना। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में भी हमने जाना कि कैसे महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है ना। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या अस्वस्थ है या किसी भी कारणवश वो अपने पद पर नहीं है वर्तमान में, तो एक ये भी तरीका है, मतलब एक प्रकार का ये भी है कि जब उसका पद रिक्त होता है। ठीक है, तो त्याग पत्र अगर दे दिया या महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई उसके ऊपर, ठीक है, और पद रिक्त हो जाता है उस समय तक, तो इन सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति
उसके पद में कार्य करेगा। और कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उत्तराधिकार उसका, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कार्यकाल की स्थिति में नहीं उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, है ना, कि ऐसा नहीं है कि अगर कार्यकाल पूरा हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा और फिर किसी कारणवश अगर चुनाव नहीं हो तो उपराष्ट्रपति तब तक रहेगा जब तक कि चुनाव नहीं होते, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति ही जो वर्तमान में है वही ही रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकार नहीं चुन लिया जाता है। उपराष्ट्रपति तब कार्य करेगा या तो वो त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई उसके ऊपर, उसके माध्यम से उसका पद रिक्त हो गया, मृत्यु हो गई या अस्वस्थ है किसी कारणवश या वह पद पर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इन सभी स्थितियों में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कार्य जब करेगा तो उसे राष्ट्रपति के ही समान सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, है ना, राष्ट्रपति के ही समान उसको वेतन भत्ते सभी प्राप्त होंगे, आधिकारिक निवास प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के अलावा अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय मौजूद नहीं है तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश भी इस पद पे राष्ट्रपति के कार्यवाहक पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और उनको भी वही सभी सेवा शर्तें और शक्तियां प्राप्त होंगी जो एक राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। तो ये पद की रिक्तता की कुछ दशाएं थी। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा इसके बारे में अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसमें बताया गया है। तो अब इस प्रकार पद की रिक्तता की स्थिति हो सकती है ना, हमने इसके बारे में सभी के बारे में बात किया। तो अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद और जो उनकी जो विपक्ष में थी वो थी मीरा कुमार थी। ठीक है, और ये रामनाथ कोविंद जो है एनडीए सरकार के थे और मीरा कुमार यूपीए। और जो पहले थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, थे और उनके जो विपक्ष में थे वो थे केटी शाह। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहले जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, उनके जो विपक्ष में थे केटी शाह थे और अभी जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद इनके ओपोजिशन पे थी मीरा कुमार। ठीक है, तो ये वर्तमान में है। तो इस प्रकार हमने पद की रिक्तता तक आज की क्लास में डिस्कस किया। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।